नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल और आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम मोदी सरकार की नीतियों की विस्तार से चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन नीतियों का क्या प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय रुपये की। मोदी सरकार का प्रयास है कि रुपये का लेन देन वैश्विक स्तर पर व्यापार में होने लगे, यानी रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भारत सरकार बनाना चाहती है। और इसी कड़ी में पिछले दिनों संयुक्त राज्य अमीरात से जो तेल खरीदा गया था उसका भुगतान रुपए में किया गया। उससे पहले रूस को भी रुपए में भुगतान किया गया था। ये एक अहम कदम माना जा रहा है और अहम सफलता इसको कहा जा रहा है भारत सरकार की। इसी पर हम चर्चा करेंगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सेवानिवृत्त अध्यक्ष श्री बी.डी. नारंग जी से। बी.डी. नारंग जी का एक लंबा अनुभव है। वो इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने आर्थिक क्षेत्र के अंदर काफ़ी कार्य किए हैं। तो चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं श्री बी.डी. नारंग जी से। सर, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर अर्थव्यवस्था पर बात करें तो किस प्रकार का फ़र्क पड़ता है? इसका बहुत गहरा फर्क पड़ता है। अगर रुपया कन्वर्टिबल हो जाता है, रुपया करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जिससे हम माल ख़रीदते हैं उसको हम रुपये में पेमेंट करेंगे। वो उस रुपये को हिंदुस्तान से या तो ख़रीदने के लिए यूज़ करेगा या हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेगा। तो रुपया हमारे पास इतना अवेलेबल हो जाएगा जिसको कल हमको इंटरनेशनली बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी जितनी डेवलपमेंट है वो बहुत लो कॉस्ट पे हम फंड कर सकते हैं उसको। लेकिन सर, हमने ये सुना है कि 17 या 18 देशों से अभी रुपए में कारोबार की सहमति हुई है, लेकिन ये देश काफ़ी छोटे हैं। जब हम पाउंड की बात करते हैं, जो हमारा ट्रेड होता है वो इंग्लैंड से होता है, अमेरिका से होता है, रशिया से होता है, चाइना से होता है। तो क्या ये इतना आसान है? देखिए, ये इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। इसके लिए बहुत लंबी तैयारी की ज़रूरत है। चाइना आज जहाँ पहुँचा है इसके लिए वो 20 साल से कोशिश कर रहे थे। हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया में वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, बाकी और मुल्क आते हैं। तो हमारे पास उनको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका में हम बेच रहे हैं, सिर्फ आईटी बेच रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारी कमोडिटी वहाँ जा रही है वो आईटी जा रही है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि चाइना में हम मान लीजिए $100 बिलियन का माल खरीदते हैं तो हम बेच रहे हैं सिर्फ $40 बिलियन का, क्योंकि हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है। आज आप रशिया के साथ आपने ट्रेड किया, उन्होंने आपके साथ, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया कि उन्होंने रुपए में अपना तेल बेच लिया। अब उनके पास $1 बिलियन से ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। काफ़ी लंबी रकम उनके पास इकट्ठी हो गई। $1 बिलियन से बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए उनके पास। अब वो क्या करें उसका? जो वो ख़रीदना चाहते हैं वो हमारे पास बेचने को नहीं है। कोई दूसरा देश लेगा नहीं रुपये को? कोई दूसरा लेगा नहीं। वो चाहते हैं कि हमसे कोई डिफेंस का इक्विपमेंट खरीद ले, कोई क्रिटिकल आइटम खरीदे या फूड आइटम खरीदे। हम ज़्यादा फूड बेच नहीं सकते क्योंकि हमारे शॉर्टेज हो जाएगी। कमोडिटीज़ हमारे पास है नहीं ज़्यादा। डिफेंस आइटम हम उनको बेचना नहीं चाहते। तो मुद्दा ये है कि उनके पास क्या ऑप्शन क्या है। वो सिर्फ हिंदुस्तान में या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी की इक्विटी में लगा सकते हैं या किसी लोन में दे सकते हैं, लेकिन आज उनको कैश चाहिए। तो मतलब एक लिमिटेड ऑप्शन रहे। लिमिटेड ऑप्शन है। तो जिनके साथ हम व्यापार एग्रीमेंट हुए हैं वो इतने छोटे मुल्क हैं कि उनके साथ कोई लंबा व्यापार नहीं है हमारा। तो इसको बढ़ाने के लिए हमको 10-15 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान को एक किसी ना किसी चीज़ में एक कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ख़ास करके मैन्युफैक्चरिंग में। और बिल्कुल, हाँ जी। जैसे आप बता रहे थे कि सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं बातें कि हम इसको रुपए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाए, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा, 10 साल लगेंगे। तो चूंकि हमारे सवाल, जो हमारा कार्यक्रम है उसका नाम भी नमो इम्पैक्ट है, और इस कार्यक्रम के जरिए हम सुझाव देते हैं सरकार को कि किस प्रकार के सुझाव या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि रुपया पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाए, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आप देखते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में सरप्लस कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में सरप्लस कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि हम हिंदुस्तान की ज़रूरत तो पूरी करें, हम इतना कंपटीशन हो जाए कि प्रेशर बन जाए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि वो बाहर जाए और बेचे जाके वहाँ। इसी तरीके सर्विसेज में सबसे ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट है वो या तो मेडिकल सर्विसेज की है या एजुकेशन की है। हमारे पास एक्सपर्टीज़ है लेकिन कैपेसिटी नहीं है।
तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, स्कूल खोलने पड़ेंगे, उनमें हॉस्टल खोलने पड़ेंगे, मेडिकल नए हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। तो हिंदुस्तान में जो मोदी जी ने सबसे गेम चेंजिंग पॉलिसी की है वो की है PLI स्कीम। जी। ये प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है और बहुत बेनिफिशियल है। इसका बहुत आने वाले वक्त में बहुत डीप इम्पैक्ट होगा। जो चीज़ें आज तक हम इंपोर्ट कर रहे थे उनकी इतनी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी कि कल हम उनको एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, आज तक हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमने असेंबल करना शुरू किया। असेंबल करने के बाद हमने पार्ट्स बनाने शुरू कर देंगे, तो वैल्यू एडिशन शुरू हो गई। 90% 80% पार्ट्स हम खुद बनाने लग जाएंगे, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसको बना सकें। तो आप ये समझिए कि जब हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे तब दुनिया हमारे साथ हंस के ट्रेड करेगी। वो तो आर्मी के मामले में भी ऐसा हुआ कि काफ़ी चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं हिंदुस्तान में। साहब एक बड़े फ़ख्र की बात है कि 2 साल पहले तक हमारा टोटल आर्म्स का एक्सपोर्ट 1500 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ रुपए है। अगले साल में यही 20 या 25,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि इसको 40,000 करोड़ तक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, ओवरनाइट नहीं हो सकता। एकदम नहीं होगा। जैसे आपने सर कहा कि मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, वो तो वोकल फॉर ग्लोबल करके जो नारा दिया है और कि चीज़ों को बनाएं और एक्सपोर्ट करें, या विश्वकर्मा योजना, बहुत सारी योजनाएं। ये बहुत खूबसूरत आइडिया है, लेकिन इस आइडिया को ज़मीन पे उतारना और उसको प्रैक्टिकल शेप देना उसमें चुनौतीपूर्ण, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि आज एक कोई फैक्ट्री लगाना शुरू करो, फैक्ट्री की प्लानिंग में पैसा रेज करने में साल 2 साल ख़राब होते हैं, उसको चालू करने में साल ख़राब होता है, उसके लिए 3-4-5 साल का वक्त चाहिए। तो ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो आज हम एक प्रण कर लें, जो भी सरकार आएगी हमको हिंदुस्तान में रुपए को कन्वर्टिबल करेंसी करना है। अगर कन्वर्टिबल करेंसी करना है, इंटरनेशनल ट्रेड का करेंसी बनाना है, तो ये स्टेप्स ज़रूरी हैं। वो आज से हम लग जाएं, 10 साल के अंदर अंदर हम पूरा करके देंगे। क्योंकि आपके पास खूबसूरती ये है कि हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ा 2 स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान की। दुनिया की लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरियल क्लास हिंदुस्तान में है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ MSMEs जो है वो हिंदुस्तान में है। तो फैक्ट्रियां हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन पूंजी की कमी है, तरलता नहीं, की कमी है और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। पूंजी की कमी है और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो हमारे को करना क्या चाहिए, एक तो उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना पड़ेगा। वो किया जा सकता। अभी तक जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो छोटा रहने में इंसेंटिवाइज करती थी। अब हमको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि आप बढ़ो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आगे बढ़ो। अगर हमारे ये MSME कल को हम लिस्टेड कंपनियां बन जाते हैं तो हमारे पास दुनिया में इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनियों की आबादी हो जाएगी कि कोई ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकता। विल बी वेरी पावरफुल पीपल। दूसरी बात, हिंदुस्तान में स्किल है, एजुकेशन है, लेकिन पूंजी नहीं है आदमियों के पास। हमारे पास एंटरप्रेन्योर हैं, आइडियाज़ हैं, MSMEs है, लेकिन पूंजी नहीं है। करना पड़ेगा कि वो पूंजी वाले एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें हंस के पैसे लगा सकें। वी हैव टू मेक इंडिया हेवन फॉर एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। बहुत अच्छी आपने बात कही। साथ में अभी आपने एक बात और कहा कि काफ़ी समय लग जाता है NOCs वगैरह लेने में, या जो सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो रोकती हैं आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने से। वो क्या चीज़ है और उसको कैसे हल कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर को दिक्कत आती है, लेंडर्स को इन्वेस्ट आती है, वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दुनिया भर में इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं ये 3 महीने 6 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। हिंदुस्तान में जो कोर्ट प्रोसेसेस है और जो बहुत अच्छा स्टेप लिया इन्होंने, इंसॉल्वेंसी का जो सिस्टम चलाया, लेकिन उसमें भी टाइम बहुत लग रहा है। That whole procedure has to be revisited. तो ये dispute resolution has to be very quick and very smooth. अगर ये dispute resolution के सिस्टम को हम स्मूथ कर दें, खास करके कॉन्ट्रैक्ट के जो डिस्प्यूट्स हैं, दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट की एक बहुत बड़ी अहमियत है जी। और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम इन्वोक करने में, उसको रिजॉल्व करने में बहुत वक्त ज़ाया हो जाए तो कोई मतलब नहीं पैदा होता। तो इस प्रक्रिया को बहुत साधारण बनाना पड़ेगा। आपसे आखिरी सवाल नांग साहब, मोदी सरकार की अगर सारी आर्थिक नीतियों की हम बात करें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई जो बैंक से जुड़ी हुई थी, खाते खुलवाए गरीब लोगों के, सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन योजनाएं बहुत सारी हैं। अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं कि आर्थिक नीतियों को आप कैसे देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? मैं इनको 100 में से 80 नंबर दूंगा। जी।
क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कोविड को मैनेज किया, जिस हिसाब में इन्होंने मंदी को मैनेज किया, जिस हिसाब से इन्होंने जब दुनिया परेशानी में थे और हिंदुस्तान को इन्होंने आगे बढ़ाया, वो एक अपने आप में मिसाल है। तो जो इन्होंने प्रायोरिटीज़ इन्होंने बनाई, पर्टिकुलरली ऑन रेलवे एंड रोड, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। अगर यही पॉलिसीज़ कभी 50 साल पहले बन गई होती तो आज हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। अब सिर्फ मेरी से इतनी गुजारिश है कि दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी एम्प्लॉयर है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी एम्प्लॉयर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। अगर एग्रीकल्चर में 100-60 आदमी काम करता है तो 35 आदमी 40 आदमी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है। अगर हम उसके रेगुलेशन से लॉज रिलेटिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड फंडिंग रिलेटिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सरल बना दे, ईजिली इम्प्लीमेंटेबल बना दे, मैं समझता हूँ कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री विल आल्सो शूट अप। तो जो इकोनॉमिक तरक्की हुई है उसको सड़क पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, आपके गांव-गांव में वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, हर घर में उसका असर आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो हमारी जैसे मैंने पहले कहा आपको कि सबसे बड़ी खूबसूरत स्कीम बनाई इन्होंने, PLI स्कीम, कुछ इसी तरह की स्कीम फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर स्कूल्स, फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर हम बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे श्री BD नारंग, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कार्य किया है फाइनेंस के सेक्टर में और काफ़ी सारे सुझाव दिए। उनका कहना है कि मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनको अगर देखा जाए तो 80% नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन जो रुपए को कन्वर्ट करने की बात है इसके लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा। जो सुझाव हैं वो हम नीचे हमारी पट्टियों में भी चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि मोदी सरकार तक पहुँचें। और मुख्य तौर से 3 सुझाव हैं, जिसके अंदर ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर तेज़ी लाई जाए, जो इंस्पेक्टरी राज है जिसको बार बार ख़त्म करने की बात की जाती है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया, उसको ख़त्म किया जाए। कानून हालांकि सरकार ने काफ़ी सारे बदले हैं, बावजूद उसके काफ़ी सारे कानून अभी बदलने ज़रूरी हैं, जिससे कि जो भी विवाद हैं उनका निपटारा जल्दी हो सके और हिंदुस्तान को विदेशी निवेशकों के लिए एक ओपन हब की तरह खोल देना चाहिए, जिससे पूंजी आएगी, तरलता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर निर्माण भी बढ़ेगा। हम चाहेंगे कि ये सारे सुझाव सरकार तक पहुँचे और इनको अमल में लाया जाए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।